नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहाँ हम सीखेंगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे एक बिल्कुल नया क्लास। तो आज वी आर बैक विद द रैपिड प्रेप सीरीज, जहाँ हम जेई मेंस और नीट के सारे कंसेप्ट को बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम चालू कर रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी हम आज तो पहला चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहला चैप्टर जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और जो चार्ज का बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो भाई, चार्ज क्या होता है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पार्टिकल इज एबल टू इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक मैटर के पास कोई सी भी चीज हमारे आसपास कुछ भी हो, हर एक के पास चार्ज होता है। ठीक है, तो वो चार्ज, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, चार्ज की और कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और इंटरेक्शन कैसे भी होता है? अट्रैक्शन, रिपल्शन, कोई और फोर्स लग रही है, कैसे भी। तो बेसिक तो अट्रैक्शन रिपल्शन है, तो वो अगर किसी भी फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, जिस चीज की वजह से करेगा वो चार्ज होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही किसी भी बॉडी के पास चार्ज आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज के अगर कहीं पर भी किसी भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज ट्रांसफर हमेशा इंटीग्रल नंबर्स के अंदर होगा। मतलब यहां से इस पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आधा पौना इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो चार्ज की वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये चार्ज की वैल्यू है तो 1.6, दो इलेक्ट्रॉन गए तो 3.2 जाएगा, बट वो इसी का मल्टीपल जाएगा। अब 1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो गया, ये 1.8 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज नहीं जाएगा, इसी का मल्टीपल ही ट्रांसफर होता है हमेशा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे कूलम्स लॉ। कूलम ने, जैसे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था 11th क्लास में, वही कूलम लॉ सेम टू सेम, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, Q1 चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जब ये चीज हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो वहां पर एक कांस्टेंट जुड़ता है K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। यहाँ पर जो K कांस्टेंट जुड़ा है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर जो 4 और पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन आ गया। दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब कोई भी मीडियम चार्ज को अपने थ्रू ट्रांसफर होने में कितनी आसानी से चार्ज को अपने थ्रू ट्रांसफर होने देता है, वो परमिटिविटी होती है। और जहां पर भी नॉट लग जाता है वो होती है फ्री स्पेस की। तो दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। दोनों की यूनिट नहीं लिखी मैंने। यूनिट अगर कभी भी किसी भी क्वांटिटी की निकालनी हो तो उसको हर बार याद करने की जरूरत नहीं होती, आप इधर उधर से कहीं से निकाल सकते हो, इनको आपस में चेंज कर कर इनसे निकाल सकते हो, बट बाकी सबकी पता होनी चाहिए। एक की नहीं पता तो बाकी सबकी पता होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास दो क्वांटिटी है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये तो न्यूटन है, चार्ज कूलम, ये कूलम, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर हो गया, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? अब बाकी सबको इधर किसका दो, के इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू, विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर नीचे उल्टा। ये इसकी यूनिट आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो दोनों कांस्टेंट है, इनकी यूनिट होती ही नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, और इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, पर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बस इतना है।
अगर इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के। के तो कांस्टेंट हो गया, बचा Q1 Q2 चार्ज और डिस्टेंस। अब के कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों चार्जेस हो गए, तो वो दोनों भी वेक्टर नहीं, वो सब स्केलर है। बचा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पे बची है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो हो गया। स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे वो फिर से स्केलर हो जाता है। तो अगर मेरे को वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे लगानी है तो वो आर कैप आ जाएगी। आर कैप इज यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दिखाएगा अलोंग आर, या फिर इसको के Q1 Q2 बाय आर क्यूब कर दो नीचे अगर मैं, तो एक पूरा वेक्टर ऊपर भी आ जाएगा, आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगली चीज आती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक इज एनी सब्सटेंस या एनी इंसुलेटर, बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक इज बेसिकली इंसुलेटर। तो वो इंसुलेटर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग चार्ज टू इट्स सरफेस। अब इंसुलेटर जनरली क्या करते हैं, वो चार्ज को अपने सरफेस पे नहीं लेकर आते, वो हमेशा इधर से उधर चार्ज को ट्रांसफर करने में रेजिस्टेंट रहते हैं। तो कंडक्टर जो चार्ज को ट्रांसफर कर दे, इंसुलेटर जो चार्ज को ट्रांसफर ना करे। बट वो इंसुलेटर जो चार्ज को बेसिकली ट्रांसफर नहीं कर रहा बट चार्ज को अपनी सरफेस पे लेकर आ रहा है, वो वाला इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। और डाइइलेक्ट्रिक की पावर टू ब्रिंग चार्ज टू इट्स सरफेस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ई आर, विच इज ई ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय ई नॉट, मतलब परमिटिविटी। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अगर मैं किसी भी मटेरियल के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए तो वो आता है ई आर, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। वो बन जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस भी चीज के लिए मैं निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट चीज है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं इधर, और मेरे को यहाँ पर सेंटर पर, इस जगह पर, यहाँ पर मेरे को निकालना है फोर्स। एक चार्ज रखा है Q यहाँ पर, और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 5 और 6 ये चार्जेस रखे हुए हैं, और मेरे को इन सब चार्ज के द्वारा इस Q चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो निकालने हैं। तो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F6 हो जाएगा, बट नॉर्मल सम नहीं, वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स कि अगर मेरे पास कई सारे चार्जेस हैं, एक रेंज ऑफ चार्जेस है मेरे पास जहां पर कई सारे चार्ज रखे हैं, और मेरे को एक चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स ऑन दिस सिंगल चार्ज इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स बाय इंडिविजुअल चार्जेस। वेक्टर सम कैसे, मतलब इसने इस पे जो फोर्स लगाई प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका इसका और इसका, छहों का नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन नहीं करना, वेक्टर एडिशन करना है। उससे मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ऑन द सिंगल चार्ज। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, एक चार्ज मैंने एक जगह पे रखा। अब ये चार्ज, मैंने कहा चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो एक चार्ज कितनी दूर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। स्टैटिक मतलब रेस्ट पर। तो एक चार्ज, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इफ आई एम ए चार्ज, तो मैं अपने आसपास कितनी दूर तक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ पे मुंबई की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। तो किस रेंज तक, कितनी दूर तक मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, वो रीजन या वो डिस्टेंस बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरी। तो एक चार्ज के अराउंड का वो हिस्सा जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन या किसी और फील्ड के अंदर जाकर उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो सारा हिस्सा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उस चार्ज के लिए। और अगर मैं इस फील्ड को, इस फील्ड एक रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट ए रीजन, एक एरिया है खाली, उसका कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट नहीं है। अगर मेरे को उसको मैथमेटिकली देखना हो तो मैं फील्ड की इंटेंसिटी को देखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मैथमेटिकल टर्म जो हम फॉर्मूला में डेरिवेशन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अगर मैंने एक चार्ज यहाँ पर क्यू रखा हुआ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ कि ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज कि अगर मैं इस जगह पर एक +1 कूलम का चार्ज रख दूं, तो इस चार्ज से
इस +1 कूलम के चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्योंकि मैंने +1 कूलम के लिया था, यहाँ पर अगर +q कूलम का ले लूंगा तो q से डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज बाय एनी चार्ज प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगेगी, वो इस पॉइंट की इंटेंसिटी की इंटेंसिटी। अब जितना दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी। तो ऑब्वियसली जितना दूर मैं इस पॉइंट चार्ज को जितना दूर खिसकाऊंगा उतनी कम फोर्स लगेगी एंड हेंस फील्ड भी कम होती चली जाएगी। तो इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जिसके साथ हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो ई फील्ड इंटेंसिटी इज F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एंड देन फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस वो सारी इमेजिनरी लाइंस जिसको हम यूज करते हैं टू डिपिक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक रीजन तो मान लिया, बट वो रीजन एक हाइपोथेटिकल रीजन है। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकते मैंने एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो उसका ये इतना इतना रीजन ही इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो फील्ड में फोर्स के साथ निकाल रहा हूँ और फोर्स 0 होगी एट इंफिनिटी। तो फील्ड तो हर एक चार्ज की इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगी, बट अगर इंफिनिटी तक एक्सटेंड करे तो वहां पर इनफाइनाइट या बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस, मान लो 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो वहां पे तो ना के बराबर फोर्स है ना, तो वो हम काउंट भी नहीं करते उसको। तो जहां जहां तक फोर्स इज एप्रिशिएबल, जहां तक हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक अच्छी खासी फोर्स लग रही है, हम अच्छी खासी अमाउंट में फोर्स लग रही है, उतना रीजन ही हम फील्ड के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाहर कहते हैं ना भाई फील्ड के बाहर हो गया है। तो अगर यहीं पर मैं फील्ड देखूं कि फील्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, तो वो फील्ड लाइंस के जरिए होता है। कि मैंने यहाँ पर कहा ये चार्ज है, इस चार्ज से यहाँ पर फील्ड आ रही है। तो इफ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव के फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होती हैं। तो अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, +Q का चार्ज है यहाँ पर, तो इससे फील्ड लाइंस सारी की सारी बाहर की तरफ जाएंगी। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, मैंने सिर्फ फील्ड लाइन ड्रॉ करी। अब इन फील्ड लाइंस के अंदर अब फील्ड लाइंस को पास पास देखो, यहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे फील्ड लाइंस आपस में बहुत ज़्यादा दूर होती चली जा रही है। इसका मतलब वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। तो फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले तो यही कि जो फील्ड लाइन की डेंसिटी है, दिस इज डायरेक्टली, या फिर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लाइन डेंसिटी। कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। और एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी जो आपने पहले भी पढ़ी थी आई गेस मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में, तो टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और एक और के no two field lines can intersect each other because at the point of intersection हमारे पास फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी which is not possible. Next is electric dipole. तो dipole is a pair of equal and opposite charge separated by a distance. दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है Q और Q, बट उनका जो साइन है एक प्लस का है और एक माइनस का है, और वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस दूर में रखे हुए हैं हमने। तो उस ये पूरा सिस्टम जो बना, इस सिस्टम को डाइपोल कहा जाता है। और अगर मैं इसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को देखूं तो उस स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट इज P विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P होता है Q इंटू, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस R लिखा तो R। जनरली जो डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे कि एक Q यहाँ पे रखा +Q, एक -Q यहाँ पे रखा, ये इसका सेंटर बना दिया O। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इज A, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इज A, तो टोटल डिस्टेंस को 2A लिया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट P इज रिटन एज Q इंटू 2A, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। दिस इज डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -Q
टू प्लस क्यू, ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ पर। ये डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर अगर डायपोल बनता है तो उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू इसकी डायरेक्शन जाती है। अगली चीज आती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल। तो डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम दो जगह पे निकालते हैं। पहले है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो एक्सियल लाइन का मतलब कि मेरे पास एक डायपोल है यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, ये इसका सेंटर हो गया O, और एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस यहाँ पर P पॉइंट पर, विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, मेरे को फील्ड निकालनी है। अब ये वाला हिस्सा A एंड A, और ये यहाँ पर फील्ड आ गया। P पे मैं फील्ड निकाल रहा हूँ तो वही +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। F का फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसके अंदर मैंने एक तो +1 कूलम का चार्ज मान लिया और दूसरा Q है मेरे पास, तो E का फॉर्मूला बन जाता है K Q बाय R स्क्वायर। ये सिंपल सा E का फॉर्मूला है। तो बस एक पॉइंट ये A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करनी है खाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A बन जाएगी हमारे पास K इंटू Q डिवाइडेड बाय, इसका डिस्टेंस इज x प्लस A का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B बन जाएगी K इंटू Q डिवाइडेड बाय x, और इतना हिस्सा कम है तो x माइनस A का होल स्क्वायर। अब ये फील्ड देखो, तो फील्ड ड्यू टू A है प्लस और ये वाला भी प्लस है, तो प्लस और प्लस A की वजह से इस पॉइंट पर आ रहा है रिपल्शन, और B है माइनस का और ये है प्लस का, तो B से इस पॉइंट पर आ रहा है अट्रैक्शन। दोनों की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है, इस वजह से इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो जो नेट फील्ड आएगी वो बन जाएगा E माइनस E। किसको किस में से माइनस करें? जो बड़ा है उसको छोटे में से माइनस करना, तो बड़ा है B है, क्योंकि B पास में आएगा तो B की फील्ड बड़ी है, तो AB माइनस EA हो जाएगा। ये बन जाएगा K Q डिवाइडेड बाय x माइनस A होल स्क्वायर माइनस K Q x प्लस A होल स्क्वायर। इसमें K इंटू Q इज कॉमन, बचा 1 अपॉन x माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस A होल स्क्वायर। ये बन गया E इज इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम नीचे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको चेंज करा तो x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2xa माइनस ये इधर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2xa। इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन गया K Q x स्क्वायर कट जाएगा, A स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 4xa डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये आई है E की एक्सप्रेशन फाइनल, इंटू 4xa डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर डायपोल मोमेंट देखो तो डायपोल मोमेंट मैंने कहा था P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, तो 2a अगर मैं यहाँ पर निकाल दूं इसके अंदर से, तो ये बन जाएगा K Q इंटू 2x इंटू 2a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q इंटू 2a हो गया डायपोल मोमेंट P, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू K इंटू P इंटू 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर इसके अंदर मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगाऊं कि इफ x इज मच ग्रेटर देन a, मतलब जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहा हूं ये वाला, ये इस डायपोल से बहुत ज्यादा दूर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डायपोल छोटा है, कि ये जो a डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा है और मैंने इसको दूर रखा हुआ है। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ डायपोल इज शॉर्ट, जो कि जनरली होता है, बहुत ज्यादा दूर इन चार्जेस को नहीं रखा जाता। तो अगर डायपोल छोटा सा है और ये वाली कंडीशन मेरे पास लगी, तो इस केस में x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 2 k x p डिवाइडेड बाय
एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक एक्स एक पावर गई, पावर 3 बची, एंड हेंस E इज इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. Hence, electric field due to a dipole is inversely proportional to x cube, मतलब डिस्टेंस का क्यूब. पहले एक चीज आई थी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ये याद रखना. आगे अगली चीज, इक्विटोरियल लाइन पर अगर हम निकालें तो इक्विटोरियल लाइन मतलब जो, अगर ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर, तो सेंटर से जो सीधी सीधी लाइन बनेगी ये वाली, दिस इज इक्विटोरियल प्लेन. ओके सीधा 90 डिग्री पे, मतलब दिस इज 90 डिग्री का एंगल. यहाँ पर फिर वापसी P मतलब +1 कूलम का चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने P +1 कूलम का चार्ज P पर रखा हुआ है, और यहाँ से दो फोर्स आ रही हैं, एक प्लस क्यू, माइनस क्यू. ये वाला पॉइंट A मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया B. A से P की तरफ जो फोर्स आ रही है वो रिपल्सिव आ रही है, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है, नेट फोर्स की डायरेक्शन वो इस तरफ है. B से P की तरफ जो फोर्स आ रही है वो रिपल्शन की है, एंड हेंस नेट फोर्स की डायरेक्शन इज इस तरफ. इफ ये वाला एंगल मैं थीटा मानूं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया. अब सिर्फ इस सिस्टम को कंसिडर करो, ये यहां पर लग रहा है E A और ये एंगल है थीटा, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा, तो ये आ गया E A cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पर ये बन गया E A sin थीटा. अब ये वाला जो डायरेक्शन थी ये बन रही थी E B की, E B और ये वाला थीटा है, और तो ये वाला भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ये थीटा हो गया, तो वही वापसी थीटा वाला इज cos थीटा कंपोनेंट, और उसके 90 डिग्री पर ये बन गया E B sin थीटा कंपोनेंट. अब अगर E A और E B की वैल्यू निकालो तो E A इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस इज a, एंड ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और इसका स्क्वायर करो तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यही E B की भी वैल्यू आएगी. अब ये दोनों कंपोनेंट सेम है, थीटा भी सेम है, और तो E A और E B साइन थीटा, तो देयरफॉर E A साइन थीटा एंड E B साइन थीटा कैंसिल आउट. बचा क्या, सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट. तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी cos थीटा कंपोनेंट के बराबर, एंड हेंस E B cos थीटा प्लस E A cos थीटा. E B और E A बराबर हैं तो खाली इसको E लिख देते हैं, तो E cos थीटा इंटू 2, ये आ गई हमारी नेट फील्ड. अब बस इसको फॉर्मुलेट करना बचा है, तो E नेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू E का फॉर्मूला आया था K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालो, तो ट्राइंगल APO के अंदर, इन ट्राइंगल APO थीटा ये रहा, तो अगर मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos थीटा होता है B बाय H, तो B हो गया ये वाला O A विच इज A डिवाइडेड बाय H हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करके बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K इंटू 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह आ गया A डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये बन गया E नेट इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू इंटू 2A डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस हाफ इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्यू इंटू 2A, अगेन डाइपोल मोमेंट, तो ये बन गया KP डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. इसके अंदर भी सेम अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि इफ
x इज मच ग्रेटर देन a, मतलब कि अगर डाइपोल हमारा छोटा सा है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लगभग एक्स स्क्वायर के ही बराबर है, एंड हेंस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, वो बन जाएगा एक्स क्यूब, एंड हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई के पी बाय एक्स क्यूब। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमारी एक्सियल फील्ड आई थी सेम फॉर्मूला था, बस 2kp आ रहा था, हेंस एक्सियल फील्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द इक्वेटोरियल फील्ड। तो अब अगर एक जनरल पॉइंट हम निकालें कि मेरे पास एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, ये सेंटर है, और सेंटर से मैं एक जनरल पॉइंट ले लूँ यहाँ पर कि इस पॉइंट पर मेरे को फील्ड निकालनी है, ये एंगल थीटा पर बन रहा है, तो ये तो इक्वेटोरियल प्लेन था, ये वाला एक्सियल प्लेन था, इन दोनों पे नहीं निकाल रहा मैं, एक जनरल पॉइंट इस पे निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो एक फील्ड ये, एक फील्ड ये, नेट रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ये है अल्फा पर। तो जो फील्ड की जो डायरेक्शन बनती है tan अल्फा, वो तो हाफ tan थीटा आ जाएगी, और जो नेट फील्ड की फील्ड यहाँ पर बनेगी ई नेट, दिस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एक्स क्यूब, ये वाला जो डिस्टेंस है x, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर ये वाला थीटा लग जाएगा डायरेक्टली, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक सिंगल फॉर्मूला फॉर सारी डायरेक्शन। अब एक्सियल मतलब जो एक्सिस पर आएगा, थीटा बन जाएगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री यहाँ पे डालो, cos 0 होता है 1, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू 2k क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वो वाला फॉर्मूला बन गया, एंड दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल। और इक्वेटोरियल के लिए जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, एंड हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू cos 90 इज 0, 1 बचा खाली, तो k क्यू बाय एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग की एक्सिस ये रही, इस एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास एक चार्ज रिंग है, रिंग के ऊपर टोटल क्यू चार्ज है, इसका रेडियस है a। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूं इस रिंग का कि ये छोटा सा dl लेंथ का मेरे को एलिमेंट चाहिए, तो उस पर dq चार्ज होगा। अगर टोटल चार्ज q है, टोटल इसका रेडियस a है, तो टोटल लेंथ हो गई सरकमफ्रेंस के बराबर 2πa, तो पर यूनिट लेंथ इतना चार्ज हो गया। अगर मेरे पास dl लेंथ है तो उस पर dq चार्ज, तो वो dq चार्ज हो जाएगा पर यूनिट लेंथ का चार्ज इनटू में dl लेंथ, इतना चार्ज मेरे पास आ गया। अब अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करूं यहाँ पर, उससे इस पॉइंट पे मैं फील्ड निकालूं, तो इस फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये थीटा, तो डी cos थीटा यहाँ पे बना, डी sin थीटा बना, डी की डायरेक्शन ये। सेम अगर मैं कंसीडर करूं एक दूसरे पॉइंट से, इस पॉइंट से नीचे वाले डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से इस जगह पर, तो सेम एंगल थीटा बनेगा, डी ई की डायरेक्शन यहाँ पे चली जाएगी, cos थीटा अगेन इसी डायरेक्शन पे आएगा, और sin थीटा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं उस पूरे रिंग के लिए यही वाली चीज करूं, तो जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब जो डायमीटर पे अपोजिट एंड्स पे आते हैं, उन सब से जो sin थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल होता चला जाएगा, सबका cos थीटा कंपोनेंट बनता है जो कि एक्सिस पर ही पॉइंट कर रहा है। तो इस वजह से अगर मेरे को सिर्फ इसकी डेरिवेशन करनी है, तो यहाँ पर सारा फॉर्मूला जोड़ के सिर्फ जो डी ई cos थीटा है उसी को जोड़ना है, और उससे आपका फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इस वजह से मैंने डेरिवेशन यहाँ पर छोड़ दी है। अगली चीज है टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, मतलब जो
ऊपर की मतलब ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव की तरफ जाती है फील्ड लाइंस, तो हमेशा ये वाली डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने एक डायपोल रखा है, प्लस क्यू यहाँ पर, माइनस क्यू यहाँ पर। तो जब मैंने डायपोल को ऐसे रखा है तो ये डायपोल खुद ब खुद रोटेट करेगा। रोटेट करके ये जो प्लस क्यू वाला हिस्सा है ये नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, और जो माइनस क्यू वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव की तरफ आना चाहेगा। तो ये जो रोटेशन होगी, ये वाला फोर्स ऐसे चलेगी और ये वाली फोर्स ऐसे चलेगी। तो इस रोटेशन के अंदर अबाउट द सेंटर जो रोटेशन होगी, अब खाली फोर्स तो एक पे नहीं लग रही, अगर फोर्स इस पे अलग लगी और इस पे अलग लगी तो ये डायपोल टूट के चला जाएगा। तो वो तो खाली फोर्स है। अगर ये दोनों साथ में ही फोर्स, उतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लस ये जुड़े भी हुए हैं आपस में, तो वो टॉर्क लगेगी और ये टॉर्क से घूमेगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आर्म ऑफ कपल। तो एफ इनटू यहाँ पर आर्म ऑफ कपल आ गया ए सी, ये वाला। इधर से देखो तो ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी बेस, सॉरी नहीं, ए सी बेस कहाँ से हो गया, फॉर दिस थीटा यहाँ पर साइन थीटा बन जाएगा पी, ये वाला हो गया पी ए सी डिवाइडेड बाय बी इज ए बी। तो ए सी इज गोज टू ए बी साइन थीटा, और ए बी है ये वाला डिस्टेंस 2a डायपोल की लेंथ के बराबर। तो 2a साइन थीटा यहाँ पर आ गया, एफ इज गोज टू क्यू इंटू ई, 2a साइन थीटा। तो क्यू इंटू 2a को साथ में रखा तो वो बन गया p, और e साइन थीटा ये बनता है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क ऑन ए डाइपोल केप्ट इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो p और e दोनों वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन थीटा लग जाता है, तो उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बन गया टाउ इज गोज टू p क्रॉस e का। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रही है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम लग रही है। वहां पर सिर्फ रोटेशन नहीं होगी, वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, मतलब डाइपोल खुद पूरा का पूरा उठकर एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। सिर्फ रोटेशन का मतलब ये सिर्फ यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, ट्रांसलेशन और रोटेशन का मतलब ये घूम भी रहा है और ऐसे कहीं ना कहीं मूव भी कर रहा है। वो फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम, तो कहाँ ज्यादा कहाँ कम उसके हिसाब से ये घूमेगा। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क के बराबर, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि U चाहिए, तो मैं सिर्फ अगर इंटीग्रेट करूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स आ गया मेरे पास टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा। टाउ मेरे पास आया पी ई साइन थीटा डी थीटा, और मैं अगर रोटेशन मार रहा हूँ थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक, तो ये बन गया पी ई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा। तो ये हो गया थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव कॉस थीटा, और ये है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो ये बन गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज P इंटू ई एंड माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस का है और ये 1 माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक ये मूव करा है उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है फोर्स एंड फील्ड वाला वो खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, एंड अगर ऐसा है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उसको देख सकें और अपने एग्जाम्स में एक्सेल कर सकें। तो बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।